एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सर छत्तीसगढ़ का विकास हुआ, आपने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत राम मंदिर से लेके सनातन और कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कुछ सवाल आपको पसंद आए और हो सकता है कि कुछ सवाल आपको पसंद ना आए, फिर भी उम्मीद करूंगी कि हर एक सवाल का जवाब आपके द्वारा मुझे मिल पाएगा। शुरुआत इसी के साथ करूंगी कि जब छत्तीसगढ़ की आपने बागडोर संभाली, लगभग 4.5 साल का वक्त हो चुका है और आज 4.5 साल के बाद जब आप कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमने वायदे से ज्यादा दिया है। वायदे से ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल की सरकार ने क्या क्या दिया? सबसे पहले तो मैं अहम 5 ऐसी प्रभावी योजनाओं का जिक्र आपके जरिए सुनना चाहती हूं जो आपने छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित किए। सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम किया। हमने तो 25 रुपये का वादा किया था, लेकिन इस साल तो हम 2640 रुपये दे रहे हैं प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो ये पहला। दूसरा, हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात नहीं कही थी। आज पूरे प्रदेश में करीब 750 से अधिक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की स्कूल, जिसमें 4 लाख से अधिक बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो वादे से जो अधिक है, जो मुख्य रूप से रेखांकित करने वाली बात है, वो इस प्रकार से है। हमने गोबर खरीदने की बात नहीं कही थी। हम गोबर खरीद रहे हैं और 265 करोड़ रुपये के गोबर खरीद के उन लोगों तक के जो समाज के आखिरी छोर में रहते हैं, उसको भी गोबर से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, ये हमने बता दिया पूरे देश को और दुनिया को। तो इस प्रकार की हाट बाजार क्लिनिक योजना वो भी हम लोगों ने किया। और साथ ही जो लघु उपज है वो केवल पहले 7 प्रकार की खरीदी जाती थी, अब 67 प्रकार की खरीदी जा रही है। और मिलेट्स की बात करते, मिलेट्स ईयर की घोषणा हो गई यूनो से, लेकिन यहाँ के कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित नहीं किया। उसका समर्थन मूल्य भी घोषित किया, उसकी खरीदी की व्यवस्था भी की और देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमने बस्तर में स्थापित भी किया। और आज 69,000 हेक्टेयर उसके रकबा था, अब वो बढ़ के 1,69,000 हेक्टेयर हो गया है। देश में सर्वाधिक जो गन्ने की कीमत है आज छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, धान की कीमत सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जहाँ भी आप जाएंगे एक नई चीज़ आपको दिखाई देगी, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार ने जो काम किया है वो रेखांकित करने वाली है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वादा किया तो उसे बढ़ के भी हमने दिया। बिल्कुल। और क्योंकि 5 तो बहुत कम, मैं जानती हूं कि आप इससे बहुत ज़्यादा, आपके पास एक फहरिस्त है जिसका आप जिक्र करना चाहते होंगे, लेकिन अभी अभी आपने मिलेट्स का जिक्र किया। मिलेट्स को जिस तरीके से ग्लोबल पहचान मिली, G20 में हमने देखा जो थालियां तैयार हुई थी, वहां पर मिलेट्स किस तरीके से मौजूद था, या अदरवाइज प्रधानमंत्री की तरफ से जब ग्लोबली मिलेट्स को एक पहचान मिलती है, क्या आपको लगता है कि धान का कटोरा और सुनहरा होता जा रहा है? धान का रकबा भी बढ़ा, मक्का का रकबा बढ़ा, गन्ना का रकबा बढ़ा और मिलेट्स के भी रकबा बढ़ा हमारा। तो हम तो ये मिलेट्स ईयर घोषित होने से पहले ही काम कर रहे थे। ये तो अच्छा है कि मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया और भारत सरकार ने भी इसे खूब प्रसारित किया। हम तो यहाँ 3 दिन कार्निवाल भी किए, जिससे अब गजराज पगारिया के घर में उसकी बहू भी उसके रेसिपी, मिलेट्स की रेसिपी लेके वो उसके मिलेट्स के व्यंजन बना रही हैं। तो ये काम पहले गरीब लोगों का भोजन कहा जाता था, अब टेस्ट बदला है लोगों का और उसका भी आनंद ले रहे हैं। और आनंद भी ले रहे हैं और साथ साथ उसका जिस तरीके से प्रचार हो रहा है वो भी निश्चित तौर पर भारत के लिहाज से भी बड़ी बात है। लेकिन जब आपने नए छत्तीसगढ़ को गढ़ने की बात की थी, तब आपने 3 चीजों का जिक्र किया था, भय, भूख और भ्रष्टाचार। क्या भय खत्म हुआ, क्या भूख खत्म हुई और क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ या है जैसा बीजेपी कहती है? देखिए, जहाँ तक के भय की बात है, छत्तीसगढ़ में अब भय मुक्त वातावरण तो है। यहाँ कानून का राज है। कल बैंक में डकैती पड़ी और आज पकड़ा गया। एक उद्योगपति का अपहरण होता है, उसको उसके मांद में जो गिरोह हैं उसके मांद में घुस के हमारे पुलिस के जवान उसको पकड़ के ले आते हैं। तो ये काम तो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। नक्सल है, हमने गोली के बदले गोली का जवाब नहीं दिया, लेकिन यदि हमारे जवानों पे कोई हमला करे तो हमारे जवान पीछे नहीं हटते, हम तो उसके मांद में घुस के मारते हैं। लेकिन हमने जो रणनीति अपनाई, विश्वास, विकास और सुरक्षा, तो वहाँ के रहने वाले लोगों के विश्वास हमने जीता, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो पत्रकार हो,
चाहे वो जवान हो जो वहाँ तैनात है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ पदस्थ हैं, उन सबसे हमने बातचीत की और एक रणनीति बनाई। और उसके तहत जहाँ से नक्सलवाद शुरू हुआ था सुकमा और कोंटा से, आज लगभग समाप्त हो चुका है। सिमट के रह गए हैं अबूझमाड़ में, बीजापुर में, थोड़े से हिस्से में हैं। हालांकि घटना तो कहीं भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पहले लोग बस्तर जाएं या बस्तर का कार्यक्रम बना तो परिवार के लोगों का बीपी बढ़ जाता था। पहले तो रोकते थे, लेकिन बहुत जरूरी है तो जाने देते थे, लेकिन जब तक के घर वापस ना आ जाए, वो जब धमतरी पहुंच जाते थे तब लगता था कि घर वाले के हमारे सुरक्षित वापस सदस्य है वो सुरक्षित वापस आ रहा है। तो ये स्थिति थी। मतलब सड़क के 5 किलोमीटर के दाएं बाएं ही सरकार थी, राज्य सरकार थी। बचत तो अंदर में नक्सलियों का ही साम्राज्य था। आज आप अंदरूनी क्षेत्र में चले जाएं, अबूझमाड़ के बीचों बीच आप सड़क बन गया भैरमगढ़ तक के। तो आज बड़ा बदलाव आया है। लेकिन जिस अबूझमाड़ को कोई अबूझ नहीं पाया, वहां भूपेश बघेल ने सड़क कैसे बना दी? सड़क भी बना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज तक के उसका सर्वे ही नहीं हुआ था। हमने उन गांवों को चिन्हित भी किया, सर्वे भी कराया और उस जमीन का मालिकाना हक मसाती पट्टा भी दिया। और पट्टा मिलने के साथ जो शासन की जो योजनाएं, जो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, वो वहाँ के अबूझमाड़ के किसानों को लाभ मिला। चाहे जमीन समतलीकरण की बात करें, चाहे वहाँ सोलर पंप लगाने की बात करें, चाहे उसके जो उपज है उसकी खरीदी की बात करें, चाहे वहाँ स्कूल और अस्पताल खोलने की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात करें, वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। लोगों को विश्वास बना। और फिर जब ऋण माफी किए और 25 रुपये में खरीदी किए, मिलेट से खरीदी की, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा, तो लोगों के जेब में पैसा आया। और बीजापुर जैसे दूरस्थ अंचलों में भी आप जाएंगे, एक विधानसभा का जिला है, वहाँ 8 ट्रैक्टर के शोरूम है। मैं परसों होकर आया हूँ, 8 शोरूम। जहाँ साइकिल के शोरूम नहीं था, वहाँ ट्रैक्टर के शोरूम। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर बिक रहे हैं हर साल। तो अब सड़कें हैं, वो वहाँ के लोगों की जरूरत बन गई है। पहले जो सड़क थी तो पैरामिलिट्री फोर्स के जाने के लिए थी, तो लोग सोचते थे हम तो पैदल चलते हैं, हम साइकिल में चलते हैं, हमको जरूरत नहीं सड़क की, तो सड़क काट देते थे। पिछले 5 साल में, अब तो 5 साल बीतने ही वाला है, आप 4.5 साल बोली, लेकिन अब तो 15-20 दिन बाद हो सकता है आचार संहिता लग जाए। तो इन 5 सालों में एक भी सड़क आदिवासियों के द्वारा काटा नहीं गया, क्योंकि सड़क उसकी जरूरत बन गई और उसके ट्रैक्टर, उसके मोटरसाइकिल, उसके कारें, उसकी जीपें दौड़ रही है। तो ये बदलाव हमने किया। तो जो कानून भय का जो वातावरण है, बस्तर में पहले जाते थे बात करने से डरते थे, आज बस्तर के लोग आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। पहले बस्तर के लोग तो जो लघु उपज है, महुआ है, उसको सड़कों में फेंकने के लिए बाध्य हो रहे थे पिछले सरकार में। आज वो आय के साधन हो गए, वो उसके जो महुआ है वो इंग्लैंड में बिक रहे हैं। तो आज बड़ा परिवर्तन आया। और वहाँ जाओ तो 2 चीज़ की मांग करते हैं, या तो हमें बैंक दे दीजिए क्योंकि आप खूब पैसा दे रहे हैं, और दूसरा हमारे बच्चों पढ़ाई के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दीजिए। यानी कि आपने भय खत्म किया, आपने विकास और योजनाओं से जोड़कर और रोजगार देकर भूख खत्म कर दी। तो लेकिन आरोप ये लगता है कि छत्तीसगढ़ की बात अब भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे 15 साल में पूरे छत्तीसगढ़ में भय का वातावरण था। हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए जी, विद्याचरण शुक्ल जी, नंद कुमार पटेल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जैसे हमारे मित्र, वो सबकी शहादत हुई जी। कोई बस्तर जाने से हिचकिचाते थे, साल भर तक वहां कोई गया ही नहीं रायपुर से, ये स्थिति बनती थी। तो वो भय का वातावरण है, वो हमने समाप्त कर दिया। दूसरी बात भूख की बात है। भूख पिछले सरकार में ये होता था कि चुनाव पहले राशन कार्ड खूब बनते थे, जितने परिवार ने उससे भी ज्यादा राशन कार्ड बन जाते थे, और चुनाव समाप्त होते सत्यापन के नाम से सारे राशन कार्ड काट दिए जाते थे। फिर वही स्थिति, और फिर आवेदन लगते, जिसके जो जरूरतमंद है उसके पास राशन कार्ड होता नहीं था, और जिसको जरूरत नहीं उसको 4-4, 5-5 राशन कार्ड। हमने सारे राशन कार्ड पहले निरस्त किया और आधार कार्ड से लिंक किया। खाद्य मंत्री सामने बैठे हुए हैं, और पूरा सब परिवार को, पहले तो ये था बीपीएल का बनता था, एपीएल का बनता नहीं, हमने एपीएल बीपीएल सबके लिए बनाया।
और सबको राशन कार्ड दिया, और उससे हुआ कि आज छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। और राशन कार्ड नहीं है तो तुरंत परिवार बढ़ गया, आप तुरंत बना लो। तो भूख की स्थिति है नहीं। भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने खूब कार्रवाई की। जहां जहां शिकायतें मिली निश्चित रूप से हम लोगों ने कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई की। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है जो ईडी और आईटी का, उसके तरफ भी आपको संकेत नहीं है। आपको अपने जन्मदिन के दिन ईडी और सीबीआई क्यों याद आया? इसलिए कि उस दिन भेजा गया, मतलब ऐसा है कि वो आगे भी आ सकते थे, पीछे भी आ सकते थे। मेरे ओएसडी, मेरे सलाहकार उसी दिन छापा मारा, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि आपने बढ़िया तोहफा दिया मेरे जन्मदिन के दिन, इसके लिए आपको धन्यवाद। और 200 छापे पड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और जितना ये दावा करते हैं वो पकड़ते कुछ भी नहीं है। कभी 500 करोड़ का दावा करेंगे, कभी 2000 करोड़ का दावा करेंगे, और जो संपत्ति जो उन्होंने सीज की है वो 100 करोड़ भी नहीं पहुंचता, 200 करोड़ नहीं पहुंचता। और आरोप लगाते 2-2 हजार करोड़ का, 500 करोड़ का, और 3 साल से कर रहे हैं। पहले आईटी छापा मारे, फिर ईडी वही घुसा, फिर अब कोर्ट में यह आवेदन लगाए कि सीबीआई भी जांच करे। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो कहता हूं कि इंटरपोल को भी ले आए, क्योंकि 3 साल से जांच कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं। अब सीबीआई, कोर्ट में खुद ईडी ने आवेदन लगाया है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मतलब वो जो जांच कर रहे हैं वो अपने आप को अक्षम मान रहे हैं, तभी तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो मामला कुछ है नहीं। पर ईडी सीबीआई की जांच कांग्रेस को बल देती है या कांग्रेस को निराश करती है? देखिए, हम लोग तो अंग्रेजों से लड़े हैं मैडम, गोरों से लड़े हैं, इनसे क्या डरेंगे हम लोग? हम डरने वाले नहीं। और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, नक्सल हमले में हमने अपने नेताओं को खोया जी, तो इन लोगों से क्या डरेंगे? किस बात की डर? रमन सिंह तो जेल भेज के देख लिए थे 5 साल पहले, इन्हीं दिनों में मुझे जेल भेजा था। 15 साल की सरकार 15 सीट पे सिमट गया था। और किसी शौक और है तो करके देख ले। ना हम जेल जाने से डरते, ना गोली खाने से डरते। आज राहुल गांधी ने भी सदन में कहा है डरो नहीं, डरो नहीं। आज भी उन्होंने कहा जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी को उतना ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, कभी भी उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा डरो नहीं, हूटिंग होने लगी। तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि 2024 तक आप ये कहेंगे कि कोई हमको डरा रहा है और हम डरने वाले नहीं, हम लड़ते रहेंगे? डरना तो किसी नहीं चाहिए। हमारे जो महापुरुष हैं वो यही तो सिखाए हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, गुरु नानक देव हो, कबीर हो, हमारे गुरु घासीदास जी हो, इन संतों ने क्या सिखाया जी कि डरना नहीं। अब आपने संतों का जिक्र कर दिया है तो मैं सनातन तक जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो आप 75 पार की बात कर रहे हैं, अभी जेसी सर ने कुछ 55 पार का जिक्र किया, वो 55 से 75 तक का सफर या 75 पार का सफर कांग्रेस कैसे छत्तीसगढ़ में अब पूरा जगदीश चंद्र जी का आपने बात छेड़ दी, तो मैं पहले तो उसको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का देता हूं, और अमृत काल उनका भी 74 पूरा कर लिए हैं। अब अमृत काल वर्ष उनका चल रहा है, उनको खूब बधाई, वो 27 हो, हमारी शुभकामनाएं। अब आप सवाल करिए। सवाल मेरा यही था कि वो 55 जो सर का एनालिसिस है, उससे 75 पार आप कैसे छत्तीसगढ़ में जाने वाले? अब भाई ऐसा है कि पिछले समय हम 68 जीते थे जी, और जितने उपचुनाव हुए उसमें हम जीते गए। आज हमारे विधानसभा में हमारी जो उपस्थिति है वो 71 की है, 71 एमएलए है। तो मेरा लक्ष्य है वो ऊपर ही होगा ना। 71 तो है ही हम लोग, तो 75 पार की बात करें ना। और नारा भी लगता है आजकल गली गली में, जहां भी जाओ तो अब की बार 75 पार, तो ये होगा। श्योर हैं आप कि 75 पार होगा? हाँ। चलिए, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन क्योंकि मैंने सनातन का जिक्र किया, आजकल अलग बहस छिड़ी हुई है, हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी हो रही है, सनातन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे, कल आप ही के गढ़ में मौजूद थे, और उन्होंने आपको चैलेंज दे दिया कि अगर असली हिंदू हैं आप तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या के रामलला मंदिर ले जाकर दिखाइए। देखिए, सबसे पहली बात यह कि सनातन जो धर्म की बात आपने कही है, बहुत लोग इस बात को नहीं समझते कि सनातन है क्या। पहले तो समझ लें, सनातन जो सबसे प्राचीन है, जो अक्षुण है, जो जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता, जो सत्य है, वही सनातन है। और दूसरी बात,
भगवान बुद्ध ने भी इसको परिभाषित किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि वैर से वैर को समाप्त नहीं किया जा सकता, शत्रुता से शत्रुता को मिटाया नहीं जा सकता, क्रोध से क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता, वैर को केवल अवैर से ही खत्म किया जा सकता है। तो जो लोग चाहे पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले और वैर पूर्वक यदि बोले, शत्रुता पूर्वक बोले, तो वो सनातन नहीं हो सकता। अवैर से ही वैर को समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अच्छी परिभाषा आपने बताई। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि इनके नाम वोट और नोट के और हमारे वनवासी और शबरी के नाम? अभी हिंदू के बारे में और बात किए थे। अभी हमारे हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री जी आए, जो कभी कांग्रेस में थे, आजकल अब नया मुल्ला है, ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तो उन्होंने बात कही कि यदि भूपेश बघेल हिंदू है तो राहुल जी और सोनिया जी को अयोध्या में रामलला के मंदिर में ले जाएं तो मैं मानूंगा कि वो हिंदू हैं। ऐसा क्यों बीजेपी को लगता है? अब आपने राम वन गमन परियोजना, रामायण महोत्सव आयोजन, आप कहते हैं कि राम के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन बीजेपी को कहीं ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि आप उनके राम के या हिंदुत्व के पॉलिटिकल एजेंडे को हाईजैक करने लगे? देखिए, ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये छत्तीसगढ़ की जो हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की इसके पहले किस नाम से पहचानते थे? या तो यहाँ कुछ खदाने हैं, लोहा के, कोयला के, बॉक्साइट के खदाने हैं, सीमेंट की कुछ फैक्ट्रियां हैं, पावर प्लांट है, स्टील प्लांट है, एल्यूमिनियम प्लांट है, इसी नाम से जानते थे जी। या फिर नक्सलियों के नाम से जानते थे। लोग तो रायपुर आने से डरते थे, रेलवे स्टेशन में निकले कहीं नक्सली सामना ना हो जाए, एयरपोर्ट में से निकले और कहीं नक्सली धर ना ले। ये हमारी पहचान बन गई थी। जबकि छत्तीसगढ़ की बहुत प्राचीन परंपरा, यदि विश्व के सबसे प्राचीनतम यदि नाट्यशाला कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ के पहाड़ियों में। कितने लोग जानते हैं इसको? तो आप उसको एक ऐसे पटल पर लेकर आए कि उसको देश पहचाने, उसको दुनिया पहचाने। हम सब देवी देवता मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदिवासी जो है वो अपने देवी देवता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, और उसके देवी देवता यदि उसकी बात ना माने, उसके प्रार्थना को स्वीकार नहीं करे तो उसे दंड दिया जाता है। हम तो चाहे हमारे कुछ भी बुरा हो, भगवान को दोष भी धले दिले के प्रणाम ही करते हैं, दंड नहीं देते। लेकिन हमारे आदिवासी जो है अपने देवी देवता को दंड भी देते हैं जी। उसके कोर्ट लगता है, सुनवाई होती है और उसको सजा दी जाती है। ये कहीं होता है हिंदुस्तान के, दुनिया में? इस बात को कौन जानता है? ये छत्तीसगढ़ में होता है जी। ये आदिवासियों के बीच में होता है। तो हमने आदि जो संस्कृति है उसको पूरे विश्व के पटल पे लाने की कोशिश। विश्व आदिवासी दिवस के दिन न केवल अवकाश घोषित किया, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया और ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया। 3 साल में 27 देश के कलाकार आए विश्व के। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, परंपरा को आप किस तरीके से बढ़ावा देते हैं, उसकी अलग अलग तस्वीरें हम सब ने देखी हैं और आप उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। अच्छी बात है, तुरंत आप हिंदुत्व से संस्कृति में आएंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम यही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, मैं वापस जाऊंगी थोड़ा, मैं रिवाइंड करूंगी। मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरा उत्तर पूरा कहाँ हुआ है, अभी मैंने शुरू की है। कहिए। तो जो आदिवासियों की जो आदि संस्कृति है उसको हमने बढ़ावा दिया। पिछले सरकार में तो एक आदिवासियों के 1 लाख एकड़ जमीन ही छीन लिए थे, उसको नक्सली बता के जेल में ठूसने काम, गोली मारने काम होता है। आज हम आदिवासियों की देवगुड़ी है, गोटूल है, उस सब का निर्माण हम कर रहे हैं। मतलब हजारों की तादाद में देवगुड़ी हमने बनाया। बस्तर अकेले में 2500 से अधिक देवगुड़ी हमने बनाया। फिर सरगुजा है, अन्य क्षेत्रों में आप जाएंगे तो देवगुड़ी बन रहा है। तो देवगुड़ी बनाने के काम के उसके आस्था केंद्र है, उसको सुरक्षित किया, उसके पट्टा भी दिए। क्योंकि आदिवासियों के जो देवता हैं वो केवल गांव थोड़ी रहते हैं, वो जंगलों में भी रहते हैं। हमने वहां भी उसके लिए राशि दी और उसके सामुदायिक पट्टा भी दिया। उसी के साथ साथ यहाँ बहुत सारे पंथ के, धर्म के मानने वाले लोग हैं। कबीर पंथ की बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। दामाखेड़ा हमारा बहुत बड़ा केंद्र है, खरसिया हमारा बहुत बड़ा केंद्र है। तो हमने दामाखेड़ा में कबीर सरोवर भी बनाने का काम हाथ में लिया है। भगवान राम यहाँ जन जन में है। हमारे यहाँ तो हर काम में हम लोग राम के स्मरण करते हैं। यदि अभी अनाज हमारा आएगा तो हम जब नापते हैं, पहले तो काठा में नापते थे, अब तो आजकल किलो हो गया, क्विंटल हो गया। तो काठा में नापते थे तो पहला 1 नहीं बोलते थे, उसको राम बोलते थे। फिर 2, 3, 4,
इस प्रकार से। तो हमें तो राम है वो रचा बसा है, गांव गांव राम कोठियां हैं। यदि अकाल दुकाल पड़ जाए, कोई आदमी संकट पे पहुंच जाए, तो वो एक राम कोठी जैसे बैंक जैसा है, तो वो उससे वो जाके वहां से अनाज ले लेता है, वहां से रुपया पैसा ले लेता है और अपने जो संकट के समय उसे टाल देता है। तो ये व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ में रही है और राम यहाँ से गुजरे हैं। विश्व के सबसे मतलब एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता का, ये दक्षिण कौशल कहलाता है जी। हमारा छत्तीसगढ़। कौशल्या माता का मंदिर भी है, कौशल्या माता का मायके भी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि राम पर किसी का एकाधिकार नहीं है राम और उनको लेकर सियासत भी नहीं होनी देखो, चाहिए। राम पर तो किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। सबका राम साकार भी है तो राम निराकार भी है। जी। आप तो जिस रूप में भजे हैं उस रूप में हमारे हम आदिवासियों के राम हैं, हमारे सबरी के राम है। सबरी यही मीठे बिल्कुल बेर आपने जूठे कहा बेर खिलाए कि थे। हमारे वनवासी और शबरी के राम और उनके वोट और नोट के राम। बिल्कुल। ये आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले हाँ कहा हाँ, है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आपने हमारे तो भांचा राम है जी। हमारा तो रिश्ता है उनसे। आपने थोड़ी देर पहले सनातन की बड़ी अच्छी परिभाषा बताई और मुझे खुशी हुई उस परिभाषा को जानकर, लेकिन बीजेपी का ऐसा आरोप है कि ये परिभाषा जानते हुए भी आप इंडिया गठबंधन की अपनी पार्टियों को ये परिभाषा सिखा नहीं पा रहे और शायद यही वजह है कि वो सनातन विरोधी हैं और सनातन की तुलना कोरोना से की जाती है, कुष्ठ रोग से की जाती है। अब सनातन में आप ज्यादा घुस रही हैं अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सनातन जो धर्म है उसमें आप देखेंगे कि जितने भी हमारे वेद है, उपनिषद है, वो सब में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य बैठे हुए हैं और गुरु शिष्य से प्रश्न पूछ रहे हैं, शिष्य गुरु से पूछ रहे हैं। उपनिषद में आप नचिकेत का भी आप उदाहरण आप देखेंगे, यदि आपने कभी उपनिषद पढ़ा होगा नचिकेत का, आप तो उन्होंने उसके पिता नचिकेत के पिताजी ने यम को दान दे दिया। वो यम के पास पहुंच गए नचिकेत, यम से भी सवाल पूछ रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं, उससे हमारा उपनिषद बना है। और फिर यदि आप उस सवाल की बात करें, प्रश्नों की बात करें, तो यदि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछे होते तो आज हमारे पास गीता जैसे ग्रंथ नहीं होते। तो ये सनातन परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा है। लेकिन आज तो सवाल पूछना ही अपराध हो गया मैडम। माइक बंद कर दिए जाते हैं। माइक बंद कर दिए जाते हैं, सवाल आप पूछेंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाती, आपके घर खाली कर दिए जाएंगे। लेकिन आरोपों दूसरी बात, अभी सनातन के बाद पूरा नहीं हुआ है। ये हजारों साल से चाहे गुरु शिष्य परंपरा, चाहे वशिष्ठ की कहें, चाहे संदीपनी और कृष्ण की बात कहें, चाहे रामानंद और कबीर की बात करें, ये गुरु शिष्य परंपरा ही है। चाहे बुद्ध और आनंद की बात करें, गुरु शिष्य परंपरा में जो सवाल और प्रश्न और उत्तर देने की परंपरा हमारे हिंदुस्तान में रही है, गुरुओं के और शिष्यों की परंपरा ही है। ध्वज को गुरु मानने की परंपरा हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। ये 1925 में ही ध्वज को गुरु मानने की परंपरा हुई है। ये कौन सा सनातन है? आरएसएस के लोग ध्वज को गुरु मानते हैं, ये कौन सी परंपरा है? लेकिन सनातन कुछ रोग भी तो नहीं है ना जी, सनातन कोरोना भी नहीं है। क्या? सनातन कोई बीमारी भी तो नहीं है। कौन बोल रहा है? उदयनिधि स्टालिन कहते हैं। यदि भाई ऐसा है, सबकी समझ की बात है, तो आप कह दीजिए वो ना समझ है। देखो सनातन को पहले समझना पड़ेगा, मोहित मैं कह रहा हूँ। तो ना समझ है सनातन को लेकर। सनातन प्राचीन है, सनातन अक्षुण है, सनातन सत्य ठीक है। अब आप उसके किसी आप कर्म कांड का यदि आप विरोध कर रहे हैं तो वो सनातन नहीं है। और कर्म कांड के चलते कभी कर्म कांड हावी हुआ। वैदिक काल में यदि यज्ञ करने के बाद बढ़ी पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, तो ज्ञान के उपासक हैं, उन्होंने कहा ये बंद करो। और फिर ये यज्ञ से ज्ञान में आया, ज्ञान से भक्ति में आया जी। तो ये दौर चला है पूरे हिंदुस्तान में, ये आंदोलन चला है। तो वो किसी एक कर्म कांड के बारे में यदि बोल रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि उसकी बात को बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात उन तक पहुंची होगी और उसको वो कम से कम नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन जब आरोपों का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि चुनावी मौसम है, तो जाहिर है कि आरोप काफी लगेंगे। सबसे बड़ी बात धर्मांतरण का मुद्दा, उसको लेकर बड़े आरोप आपके ऊपर इंडिविजुअली लगते हैं कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये बीजेपी का आरोप है आप पर।
बस्तर से मेरे मंत्री आते हैं, कवासी लखमा, उद्योग और आबकारी मंत्री हैं। उन्होंने चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे शासनकाल में एक भी धर्मांतरण होगा तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी उसको जवाब नहीं दे पाए। और मैं ये कह रहा हूं कि रमन सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने तो धर्मांतरण भी उसी समय ज्यादा हुए होंगे। वो तो लगता है चर्च फिर आपके नाम पर लिख दिए गए। वो कहते हैं चर्च आपके राज में ज्यादा बने। अच्छा, वो चुनौती स्वीकार है तो बताए, मैं बता देता हूं कि कौन से साल में, कौन से गांव में, कौन से शहर में चर्च बने, रिकॉर्ड है। वो अपना रिकॉर्ड ले खड़ा हो, बता दे, मैं बता देता हूं। तो ये असलियत में क्या है कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं मैडम। तो अब इसकी महारत केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता है, उसमें वो एक्सपर्ट हैं, उसको हर समय हर जगह वो उपयोग करते हैं। लेकिन आपके सामने एक दो नहीं है ना, पूरी ब्रिगेड है जो इस तरीके के आरोप लगाती है। पीयूष गोयल कह देते हैं कि धान खरीदी में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि हम 1.5 गुना दे देंगे, वो कहते हैं कि जब पैडी है ही नहीं इतनी, जब डेफिसिट में है तो कहां से आप दे देंगे। मतलब आप कुछ तो घालमेल उसमें कर रहे हैं, ऐसा पीयूष गोयल कहते हैं। पीयूष गोयल जी के पास हम ये खाद्य मंत्री सामने बैठे हैं और कृषि मंत्री तत्कालीन रविंद्र चौबे जी, हम तीनों गए, हमारे अधिकारी गए और हमने कहा कि हमारे पास धान है और उसका चावल का कोटा बढ़ा दीजिए। चावल हमसे ज्यादा, चावल क्योंकि धान हम खरीदते हैं तो हमारे जो चावल बनेगा उसे आप ज्यादा खरीद लें। उन्होंने कहा कि आप बोनस देते हैं, 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, समर्थन मूल्य 1800 था, आप उसे 2500 रुपये दे रहे हैं, 1900 था और 600 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब वो बोनस है, और जहाँ बोनस दोगे समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक दोगे वो बोनस कहलाएगा, और जो राज्य बोनस देगा उसका चावल हम नहीं खरीदेंगे। ये पीयूष गोयल का ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है और उसके गवाह के रूप में अभी इस मंच में अमरजीत भगत जी बैठे हुए हैं। वो किस भी, और उसने खरीदा भी नहीं। मजेदार बात यह है कि हमसे चावल नहीं खरीदा, चावल बच गया, इसलिए अध्यक्षता में कमेटी बनाई और हमने उसे जो धान 1900 रुपये क्विंटल में किसानों से खरीदा था, बाजार में हमने नीलाम किया, लेकिन किसानों को घाटा नहीं होने दिया। ये क्या बात करेंगे। और अभी 86 लाख मीट्रिक टन खरीदने की बात कही, लिखित आदेश से, उसके बाद बिना कोई कारण बताए 61 लाख कर दिया। कल उसके एक पूर्व मंत्री हैं, वो बयान देते हैं हम 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने को तैयार है। तो भैया आपके लिखित आदेश का कोई वजूद नहीं है। भारत सरकार यदि लिखित आदेश करे, उसका भी कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो फिर पीयूष गोयल की क्या बात करेंगे। धान हम खरीदते हैं, प्रधानमंत्री तक तो झूठ बोल के जा रहे हैं यहाँ कि हम धान खरीदते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो कहते हैं और आप लोग जो कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, फिर चाहे वो न्योते से लेकर प्लेन लैंडिंग तक का भाई, हो, ऐसा है भारत एक्स पर वॉर चलता रहता है। मैडम ऐसा है, भारत 24 के यहाँ बहुत सारे एंकर भी हैं और यहाँ काम करते हैं। किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिए कि धान राज्य सरकार खरीदती है कि भारत सरकार खरीदती थी, उसी से पता चल जाएगा। ये बताइए सर कि किसी ने कहा मुझसे, आप बता दीजिएगा थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ, कह रहे हैं लोग कि पाटन में स्थिति थोड़ी खराब है। अच्छा। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी जो है वो इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी खबरें हैं मार्केट में, है क्या ऐसा? मतलब आपके भारतीय जनता पार्टी वालों से बहुत बैठकी हो रही है। मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बताया है क्या? क्योंकि जो मेरे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया, हमारे कांग्रेस में तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो आप उसे अच्छा मानते हैं या बुरा? हा? उनके टिकट डिक्लेरेशन को आप अच्छा मानते हैं या बुरा? देखिए, पाटन है वो वीरों भूमि है, फ्रीडम फाइटरों की जमीन है। पूरे मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब पाटन में हुआ है। और वहां से मैं 1993 से प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूँ। और घर का भेदी लंका ढाए सर। सुनो तो भाई, पाटन में चुनौतियां तो हैं। सुनो तो भाई, न मैं रावण हूं न वो विभीषण है। 1993 से मैं प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूं। 93, 98, 2003, 2008, 2013,
इसकी चुनाव तो मैं खुद लड़ा हूँ कार्यकर्ताओं को बदौलत। पार्टी मुझे टिकट दी, मैं गांव गांव जाता था, घर घर जाता था, वोट मांगता था। लेकिन पिछले जो चुनाव हुआ, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया, मुझे राहुल जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। मंत्रित्व में 2 बार बन चुका हूँ, अध्यक्ष पहली बार बना हूँ, और अध्यक्ष केवल एक होता है। और जिनमें मुझ पर विश्वास व्यक्त किए हैं, तो यदि ये चुनाव यदि मैं पाटन लड़ा तो मैं 89 विधानसभा नहीं लड़ पाऊंगा। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं फॉर्म भरूंगा, और आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप 89 विधानसभा लड़िए, पाटन के लड़ाई हम लड़ लेंगे। तो पिछले चुनाव भी मेरे कार्यकर्ता साथी पाटन के लोग लड़ाई लड़े, और जब मैं लड़ता था उसे 3 गुना ज्यादा वोट से जिता लाए। और इस समय भी मैं पूछ लिया था अपने जन्मदिन के दिन कार्यकर्ताओं की, मेरी मीटिंग हुई, मैंने बताओ अब मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूं, अब लड़ना है कि नहीं लड़ना है? बोले आप केवल नामांकन भर भरिए, चुनाव तो हम लड़ लेंगे और इस समय उससे भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। यानी कि जिता वो देंगे, आप बस नामांकन। लड़ाई एक्चुअली वहां पाटन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, भूपेश बघेल की नहीं है। हाँ, लड़ेंगे कार्यकर्ता मेरे। जल्दी से आपसे इंडिया अलायंस पर सर मैं एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि अलायंस की बात हो रही है और बहुत सारी आपकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। मीटिंग्स के बाद हम जैसे पत्रकारों को इस बात की उम्मीद होती है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी, लेकिन इन मुलाकातों के बीच ना चेहरा तय हुआ, ना सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ। 2023 के बाद 2024 आपके सामने है। क्या आप लोग सब साथ साथ हैं या कुछ दिनों की बात है? मैडम, गलत आदमी सवाल पूछ रही हैं आप, क्योंकि उस मीटिंग में, कोई मीटिंग में ना मैं पटना गया जी, ना बेंगलोर गया जी, ना मुंबई गया। पर आप मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री होने एक अलग बात है भाई। पार्टी ऐसे प्रदेश की जहां कांग्रेस है, और कांग्रेस बहुत प्रदेशों में नहीं है सर, और ये आप ही के दम पर चुनाव जीती है कांग्रेस। नहीं, मेरे भरोसे नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है। और कांग्रेस हर गांव में, हर पोलिंग बूथ में आपको कांग्रेस मिलेगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए। हार गए अलग बात है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में हमारे बड़े नेता हैं जो ये तय करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, तो ये लोग सब तय करेंगे कि इसमें सीट कैसे बटेगा, कौन नेतृत्व करेगा, और जो अलायंस के लोग हैं ये लोग तय करेंगे। इसमें तो मैं बहुत छोटा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि आज यही 2 कुर्सियां लगी थी, कांग्रेस थी और आम आदमी पार्टी थे। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ है, कांग्रेस कह रही थी हम तय करेंगे आम आदमी पार्टी को जगह देनी है या नहीं, वो बस वोट काटेंगे। सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी सीट देने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ किसी सीट, कांग्रेस अपनी बदौलत जब 68 सीट जीत रही तो किसी के साथ किसी सीट देने का क्या मतलब है? दूसरी बात ये जो ये गठबंधन हो रहा है 2024 के लिए, 2023 के लिए नहीं। लेकिन इसके आधार पर आगे बहुत कुछ तय होगा। इसके आधार पर, विधानसभा चुनाव के आधार पर और उसके नतीजों पर 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ तय होगा। अभी इसके बारे में तो वही लोग बता पाएंगे ना मैडम, मैं कैसे बताऊंगा? बहुत छोटा आदमी हूं मैं। चलिए, आप इसकी जानकारी मत दीजिए। एक अंतिम सवाल आपसे, नवा छत्तीसगढ़ की आप बात करते हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं, 75 पार जाते हैं, तो नवा छत्तीसगढ़ का सपना आप और बेहतर होते कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे जो कार्य है हमारे, मतलब वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। जैसे हम रोजगार की बात करें तो अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग, अब उसका नकल फिर प्रधानमंत्री के लिए 17 तारीख को हम पिछले 1 साल 300 हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गए। बजट में 600 करोड़ रुपया प्रावधान किया है, हमारे स्थापित हो गए। सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हमारे शेड भी बन गए, मशीन भी लग गए, वाईफाई भी वहाँ लगा लिए हैं। तो वो काम हमारा चल रहा है। आज 17 तारीख को विश्वकर्मा लॉन्च किए, तो वो अधिकारी आए थे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ये रिपा है क्या? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क महात्मा गांधी के नाम से हम लोग शुरू किए, सुराजी गांव के नाम से, उसकी काफी वो कर रहे हैं। तो ये जो युवाओं को रोजगार देने का काम है, ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मील का पत्थर साबित होगा। इसको हम लोग और विस्तारित करेंगे। और साथ ही जो किसान हैं, बहुत सारे, अब हमने हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी खोला है और कॉलेज भी बहुत सारे खोले हैं। तो और ज़्यादा कैसे हम किसानों को उसकी आर्थिक स्थिति सुधार सकें, नौजवानों को कैसे काम दे सकें, बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तो खोला ही है, हिंदी मीडियम स्कूल खोला है, विश्व स्तरीय स्कूल भी
बहुत जल्दी वो निर्माण कार्य चल रहा है, उसको हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हालांकि बहुत काम किए हैं, लेकिन और भी काम करने की आवश्यकता है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और हमारी संस्कृति, हमारी जो पहचान है जी, उसको हम देश और दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भूपेश बघेल जी।